तो एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हीजू डरते डरते वॉशरूम से बाहर आती है, लेकिन उसके थोड़ी दूर में साउन को देखकर वो दूसरी ओर जाने लगती है। साउन उसे देख लेता है और उसकी तरफ आने लगता है। हीजू डर के मारे अपने पर्स को पीछे छुपाने लगती है, पर साउन उसे अपने साथ एक खाली कमरे में ले आता है, जहाँ उसके पास आते हुए उसे फोन दिखाने के लिए कहता है। हीजू नर्वस होकर अपना नॉर्मल फोन निकालती है तो साउन उसके करीब आकर उससे पूछता है कि कल क्या तुम्हारी कार का कोई एक्सीडेंट हुआ था। हीजू हाँ में सर हिलाती है तो साउन एक्सीडेंट का टाइम पूछता है, तो हीजू वही टाइम बताती है जब साउन को किडनैपर का कॉल आया था। अपने फोन में टाइप करके बताती है। साउन को तो बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उस किडनैपर की बात सच निकली थी। देन वो हीजू को चेक करने लगता है कि उसे चोट लगी है या नहीं, जहाँ उसके गर्दन पे चाकू के कट का निशान दिख जाता है और गला दबाने का भी निशान था। जो देख साउन से गुस्से में पूछता है कि क्या है ये, कौन था वो, क्या तुमने उसका चेहरा देखा। ये जो टाइप करके बताती है कि उसका चेहरा कवर्ड था इसीलिए मैं देख नहीं पाई। साउन पूछता है क्या उसने तुम्हारी गर्दन पे चाकू रखकर तुम्हें मारने की धमकी दी थी। ये जो हाँ में सर हिलाती है। जो सुन साउन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, तो उससे कहता है कि इतनी बड़ी बात होगी और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। इस पे हीजू कोई रिएक्ट नहीं करती, तो साउन कहता है कि अब से कहीं भी जाना है तो बॉडीगार्ड साथ ले जाना। ये बोलकर वो बाहर आता है और अपने बिल्डिंग के सिक्योरिटी टीम को रेडी रहने के लिए कहता है। देन दोजे को कॉल करके उस किडनैपर का लोकेशन ट्रैक हुआ या नहीं पूछता है। दोजे उसे बताता है कि उसका आईपी एड्रेस बार बार चेंज हो रहा है, शायद ये लोग कोई गैंग है। तो साउन उसे कहता है कि उस किडनैपर को मेरे बारे में बहुत ज्यादा पता है, जो बातें सिर्फ मेरी फैमिली जानती है वो भी उसे पता है। आज इस इवेंट में जो भी आया था उन सब के बारे में पता करो और मैं तुम्हें किडनैपर और मेरे बीच हुई बात का रिकॉर्डिंग भेजता हूँ। शायद वो एक आदमी है और वॉइस मॉड्यूलेटर यूज कर रहा है, उसे हटाने की कोशिश करो। इधर किडनैपर वाले फोन में भी बातें रिकॉर्ड हुआ था, जो घर आकर हीजू सुनती है और थोड़ा हंसते हुए कहती कि साउन तो पक्का डर गया है। देन वो इस फोन को देखकर कहते कि 2 दिन से ये फोन मेरे पास है, शायद वो किडनैपर इसे ढूंढ रहा होगा, इसीलिए मुझे जल्दी ये काम खत्म करना होगा। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है तो वो उस फोन को अपने पर्स में छुपा देती है। साउन डायरेक्टली उसके रूम में आ जाता है और उसकी कार की चाबी देने के लिए कहता है। इवन वो खुद उसके पर्स से निकालने जा रहा था तो हीजू जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे पर्स छीनकर उसे चाबी दे देती है। साउन अपने पार्किंग लॉट में आता है और कार के अंदर सब कुछ चेक करने लगता है, स्पेशली कार का डैश कैम, जिसके बारे में इधर हीजू को भी याद आता है, इसलिए वो जल्दी से भागकर पार्किंग लॉट में आती है। पर साउन उसे बताता है कि डैश कैम में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। ये सुन हीजू रिलैक्स होती है। तो फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि उस एक्सीडेंट के बाद हीजू किडनैपर का फोन लेकर दूर भाग गई थी और फिर एक टो ट्रक को इस जगह पे बुलाया था, जिससे पहले ही वो किडनैपर भाग चुका था। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, एक बाइक उनके करीब से आ रही थी तो साउन जल्दी से हीजू को अपनी तरफ खींच लेता है। देन उसे कहता है कि कल से काम पे जाने की जरूरत नहीं है। देन हीजू लिखती है कि कल मुझे हमारी डायरेक्टर के साथ कोर्ट जाना है इंटरप्रेटर के काम के लिए। तुम्हारी माँ ने भी मुझे ये काम छोड़ने के लिए कहा है, लेकिन मैं करना चाहती हूँ। साउन कहता है फिर सिक्योरिटी को अपने साथ रखना, पर हीजू मना कर देती है। तो साउन किसी को कॉल करता है और हीजू के कार के डैश कैम फुटेज को रिकवर करने के लिए कहता है। देन वो अपनी मॉम के साथ लंच करने आता है, जो उसे इलेक्शन टाइम में अपने डैड को सपोर्ट करने के लिए कहती है, जिस पे साउन कुछ भी नहीं कहता। मॉम कहती है तुम जरा अपनी वाइफ को इलेक्शन से दूर ही रखना, पता नहीं पर मुझे वो ठीक नहीं लगती। साउन कहता है आप ही लोग तो चाहते थे मिस्टर हॉन्ग की बेटी के साथ मेरी शादी कराना, इवन ब्राइड बदलने के बाद भी आप लोग ये रिश्ता जोड़ना चाहते थे। आखिरकार मिस्टर हॉन्ग ने ही हमारी फैमिली के पुराने स्कैंडल्स को छुपाने में मदद की है। इधर हीजू अपना कोर्ट का काम खत्म करके वॉशरूम में आती है, पर तभी हम एक मिस्टीरियस पर्सन को उसी वॉशरूम की ओर जाता हुआ देखते हैं। हीजू बाहर उसकी परछाई देखकर डर जाती है। तो इसके बाद से हीजू यहाँ पे किसी को नहीं मिल रही थी। साउन ने फिर भी एक फीमेल गार्ड को हीजू के सिक्योरिटी के लिए भेजा था, जो उसे हीजू की अपडेट्स दे रही थी, पर अचानक से हीजू कहीं नहीं दिख रही थी, इसीलिए वो उसे हर जगह ढूंढने लगती है। इधर साउन ऑफिस आ जाता है, जहाँ दोजे उसे बताता है कि उसने सब कुछ चेक कर लिया है। कल उस इवेंट में कोई भी ऐसा सस्पिशियस बंदा नहीं था, शायद हमें पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए क्योंकि किसी ने आपकी वाइफ को किडनैप करने की कोशिश की थी। इस पे साउन उससे पूछता है कि क्या तुमने कभी मेरी वाइफ को देखा है, क्या मैंने कभी भी अपनी वाइफ के बारे में कुछ भी बात की है। नहीं ना, पूरे देश में किसी को भी नहीं पता है मेरी वाइफ के बारे में, पर सभी लोग जानने के लिए क्यूरियस हैं। तो अगर हमने इस मामले में पुलिस को इन्वॉल्व किया तो क्या होगा, वो भी अभी इलेक्शन के माहौल में। तो जे उसे सॉरी कहता है कि मैंने इस बारे में नहीं सोचा था। इधर कोर्ट में वो फीमेल गार्ड हीजू को नहीं ढूंढ पा रही थी, जिस बारे में वो साउन को मैसेज कर देती है। तो साउन उसे जल्दी से ढूंढने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद गार्ड का मैसेज आता है कि हीजू मिल गई है, वो एक आदमी के साथ है। तो साउन उनका फोटो खींचकर भेजने के लिए कहता है। इधर हम देखते हैं हीजू जिसके साथ थी वो उसका कॉलेज फ्रेंड था, सांगू। हीजू ने जिस परछाई को वॉशरूम के बाहर देखा था वो यही था। कोर्ट में वो किसी काम से आया था, तब उसने हीजू को देखा। तो थोड़ी दूर से वो फीमेल गार्ड इन दोनों की फोटोज खींच रही थी और साउन को भेज रही थी। इधर फोटो में दोनों को हंसते हुए बात करता हुआ देखकर साउन थोड़ा जेलस हो रहा था। इधर सांगू से पूछते कि तुम 3 साल बाद अचानक से कहीं चली गई, तुम्हारे बारे में किसी को भी पता नहीं था, तुमने कभी कॉल भी नहीं किया, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढने की कोशिश की थी। फिर एक दिन मैंने तुम्हें न्यूज चैनल में देखा साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर का काम करते हुए। देन दोनों की साइन लैंग्वेज में ही बातें शुरू होती है। हीजू से सॉरी कहती है कॉन्टेक्ट ना करने के लिए। फिर दोनों एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं। देन सांगू से बताता है कि तुमने जिस चैनल के साथ काम किया था उनके साथ ही मैं एक प्रोग्राम करने वाला हूँ, जिसका नाम है क्राइम रिपोर्ट, जिसमें हम कुछ क्राइम केसेस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं। देन दोनों अपना नंबर शेयर करते हैं। फिर हीजू चली जाती है। इधर इन दोनों के साथ में फोटोज देखने के बाद साउन का काम में तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। इधर हीजू घर पहुंचती है, जहां थोड़ी देर में उसकी मॉम भी आ जाती है, जो उसके लिए बहुत सारी चीजें लेकर आई थी, जिसमें कुछ सेडेक्टिव लॉन्ड्री एंड ड्रेसेस वगैरह थे, जिन्हें देखकर हीजू को तो बहुत गुस्सा आता है। जो देख उसकी मॉम कहती कि तुम इतनी लूजर टाइप कैसे हो, ये सब भी क्या मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा। जब इना शादी से पहले भाग गए और तुम्हें उसकी जगह लेने के लिए कहा गया, तब तुमने डेरिंगली एक कंडीशन रखी, तुम्हारे डैड को एक अच्छे नर्सिंग होम
होम में शिफ्ट किया जाए, उसके बाद ही तुम ये शादी करने के लिए मानी थी, इसीलिए तुम्हें साउन की वाइफ होने की वजह से उसकी वाइफ की ड्यूटीज तो निभानी पड़ेगी, इसीलिए कुछ भी गलत किया तो तुम्हारे बाप को उस नर्सिंग होम से निकलवा दूंगी। तो असल में हिजू को ये शादी करनी नहीं थी, तो उसकी मॉम ने ही उसके डैड की धमकी देकर उसे साउन से शादी करने के लिए फोर्स किया था। तो बेसिकली ये हिजू की असली माँ ही है जिन्होंने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया था, क्योंकि पहले ये लोग बहुत गरीब हुआ करते थे एंड उसके बाद ही हिजू के डैड मेंटली थोड़ा अनस्टेबल हो गए थे, इसलिए वो पिछले कई सालों से नर्सिंग होम में भर्ती हैं। तो इन्हें छोड़ने के बाद हिजू की मॉम ने चेयरमैन होंग से शादी कर ली थी, जिनके 2 बच्चे थे, जिनके साथ हिजू के ना बोलने का लिंक था, जो हमें आगे पता चलेगा। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, हिजू शावर लेने के बाद उसकी मॉम का लाया हुआ नाइट ड्रेस पहन लेती है और उस किडनैपर वाले फोन को निकालती है और साउन को कॉल करती है। अब हिजू साउन से डिवोर्स लेना चाहती थी, पर शादी के टाइम जिस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था उसकी वजह से हिजू डिवोर्स इनिशिएट नहीं कर सकती, पर इस किडनैपर के फोन की वजह से उसे एक नया चांस मिल गया है, इसके जरिए वो साउन को ब्लैकमेल करके डिवोर्स लेना चाहती है। तो इस नाइट ड्रेस में अपने थाइस की फोटो खींचकर साउन को भेजती है, कहती कि क्या अब तक तुमने डिसाइड नहीं किया। साउन पूछता है क्या है। हिजू कहती है तुम कैसे हस्बैंड हो अपनी वाइफ की फोटो नहीं पहचान पा रहे हो, ये तुम्हारी वाइफ की थाइस है। अब मैं इस फोटो को किस तरह से यूज करूंगा ये तुम खुद सोच लो। साउन कहता है ऐसे फेक फोटो से तुम क्या ही कर लोगे। हिजू कहती है अब तक अपनी वाइफ की बॉडी पहचान नहीं पाए, उसके थाई पे एक यूनिक मोल है, कभी देखा नहीं क्या तुमने अपनी वाइफ को कभी नेकेड नहीं देखा। जो सुन साउन को तो और ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए अब साउन उल्टा उससे सवाल पूछने लग जाता है ताकि किडनैपर के बारे में उसे कुछ पता चले, पर हिजू भी सामने से उल्टा जवाब देती है और उसे गुस्से में कह देती कि अगर मेरी बात पे बिलीव नहीं होता तो जाके अपनी वाइफ की थाइस चेक कर लेना, पता चल जाएगा ये उसकी फोटो है या नहीं। ये बोलकर कॉल काट देती है, पर इस बार 10 मिनट से ज्यादा इनकी बात हो चुकी थी, इसलिए इस बार फोन के लोकेशन के बहुत करीब पहुंच चुके थे, लेकिन अभी सियोल के ही 3 अलग एड्रेस दिखा रहे थे। तो साउन अपनी टीम को और अच्छे से ट्राई करते रहने के लिए कहता है और दोजे को उस फोटो की ओरिजिन पता करने को कहने ही जा रहा था, पर वो रुक जाता है क्योंकि पिछली बार की तरह वो कोई गलती नहीं करना चाहता, जैसा उसने किडनैपर की बात को मजाक में लेकर किया था। इसीलिए वो यहाँ से घर के लिए निकलता है, लेकिन इधर हिजू सोच में पड़ गई थी कि कहीं साउन उसके थाइस चेक करने ना आ जाए। इस बारे में सोच कर उसे तो नींद भी नहीं आ रही थी। अभी वो दरवाजा ओपन होने की आवाज सुनती है, इसीलिए वो ब्लैंकेट के अंदर घुसकर सोने की एक्टिंग करती है। साउन डायरेक्टली हिजू के रूम में ही आता है और उसके ब्लैंकेट को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन हिजू ब्लैंकेट को और जोर से पकड़ के रखती है, पर साउन जोर से ब्लैंकेट को खींच देता है, जिस चक्कर में वो उसके ऊपर गिर जाता है। तो हिजू दूसरी साइड फेस कर लेती है। तो साउन उठ जाता है और उसे बताता है कि प्रेसिडेंशियल ऑफिस में एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की जरूरत है, तुम चाहे तो उसके लिए अप्लाई कर सकती हो, तुम्हें तो काम करना चाहती थी ना, तो अपनी काबिलियत से वो पोजीशन हासिल करके दिखाओ, ये बताकर चला जाता है। एंड हिजू वाज लाइक अचानक से बस ये बताने आया था। साउन डाइनिंग टेबल को देखकर 3 साल पहले उनकी शादी की पहली रात को याद करता है। हिजू खाना बनाकर उसका वेट करते करते सो गई थी, जिसे साउन प्यार से देख रहा था, फिर उसके सामने जाकर बैठता है। खाना खाने के बाद हिजू उसे डांस करने के लिए बुलाती है, जिसमें वो बहुत ज्यादा नर्वस थी। अब वो ये सब रोमांटिक माहौल बनाने के लिए कर रही थी, जो कि उसकी मॉम ने कहा था। ये साउन नोटिस करता है तो उसे अपनी तरफ देखने के लिए कहता है और उसके पास आकर बताता है कि क्या तुम्हें एक टेप चाहिए, मेरे लिए फीलिंग्स डेवलप मत करना, तुम्हें मेरे सामने किसी का पपेट बनने की जरूरत नहीं है, और खास करके तुम्हारी मॉम जो भी कहे वो हर चीज करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि तुम कभी भी मेरे प्लान का हिस्सा नहीं थी, इसीलिए कभी मेरे मैटर्स में मत पड़ना। ये बोलकर वो चला गया था। तो प्रेजेंट में साउन हिजू के रूम की ओर देखने लगता है। इधर हिजू को तो नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि साउन के ऐसे अचानक से उसके ऊपर गिरने की वजह से उसकी हार्ट बीट फास्ट हो गई थी। अब अगली सुबह वो उठती है तो साउन ब्रेकफास्ट का पूछता है, तो वो ब्रेकफास्ट बनाने जाती है, लेकिन फिर साउन जाकर खुद ही ब्रेकफास्ट बनाने लगता है, जो देखकर हिजू भी उसकी हेल्प करने आती है। तो खाना बनाते हुए साउन उसे इनडायरेक्टली सांगू के बारे में पूछता है कि उस दिन कोर्ट में तुम सिक्योरिटी को नहीं मिल रही थी। हिजू कहती है कॉलेज फ्रेंड मिल गया था जिससे बात कर रही थी। तो साउन पूछता है कि क्या तुम दोनों क्लोज थे, मेरा मतलब क्या तुम दोनों अच्छे दोस्त थे, और क्या वो भरोसेमंद है। हिजू हाँ कहती है। तभी साउन को दोजे का मैसेज आता है, तो साउन उसके लिए खाना रेडी करके चला जाता है। जो देख हिजू कहती है क्या इसने मेरे लिए खाना बनाया। इधर यूरी के ऑफिस के बाहर किसी सेलिब्रिटी के फैंस आए हुए थे, इनके धक्के से वो गिरने वाली थी, पर तभी सांगू उसे होल्ड कर लेता है, जिसको यूरी देखते रह जाती है। तो सांगू है कहानी का सेकंड मेन लीड, जो बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर है और एक यूट्यूबर भी। तो यूरी की कॉफी सांगू के हाथ में गिर जाती है। तो दोनों बैठकर बात कर रहे थे, तभी उन्हें पता चलता है कि सांगू जो प्रोग्राम करने वाला है उसमें यूरी भी उसके साथ काम करने वाली है। इधर उस किडनैपर के वॉइस मॉड्यूलेशन को हटाने के बाद जो पहला सैंपल निकला था वो उतना क्लियर नहीं था, इसीलिए फिर से ट्राई करने के लिए कहता है। और तभी दोजे उसे एक ट्रैफिक सीसीटीवी का फुटेज दिखाता है, जहाँ पे वो किडनैपर हिजू के कार में घुसा था। अब इन्हें तो पता नहीं था कि हिजू की कार को हैक किया था उस किडनैपर ने, इसीलिए वो आसानी से डोर ओपन करके अंदर घुस गया था। लेकिन ये देखकर दोजे कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे किडनैपर को जानबूझकर अंदर आने दिया गया, जिससे अब साउन भी सोच में पड़ जाता है। इधर हिजू अपने असली डैड से मिलने नर्सिंग होम में आती है। हिजू बस उनके साथ ही बोलकर बात करती है, क्योंकि एक उसके डैड ही हैं जो हिजू की केयर करते हैं। इधर साउन अपने एक रिपोर्टर फ्रेंड को इस किडनैपर की फोटो भेजने वाली बात को किसी और के नाम पे बताता है, जिसमें रिपोर्टर कहता है कि एक आदमी किसी की वाइफ की प्राइवेट फोटो उसके हस्बैंड को भेजकर डिवोर्स देने की धमकी देता है। इसका तो एक ही मतलब है कि उस आदमी के वाइफ का उस ब्लैकमेलर के साथ अफेयर चल रहा है। अब अपने फ्रेंड की ये बात सुनकर और दोजे ने जो उस किडनैपर की कार में घुसने वाली बात कही थी, ये सब याद करके वो सोच में पड़ जाता है। रात के 10 बज गए थे, तभी किडनैपर का फिर से इसे कॉल आता है। तो साउन कॉल उठाकर तुरंत काट देता है। हिजू को समझ नहीं आ रहा था कि इसने कॉल क्यों काटा।
था तो वो दोबारा करती है तो साउन कॉल पिक करता है, कहता है कि शायद तुम मुझसे बात करने के लिए कुछ ज्यादा ही उतावले हो रहे हो, मैं भी थोड़ा बिजी हूँ इसलिए 5 मिनट बाद कॉल करो। तो हीजू एग्जैक्टली 5 मिनट बाद फिर से कॉल बैक करती है। साउन कॉल पिक करता है लेकिन उनकी कुछ बात होने से पहले हीजू को एक ब्लास्ट की आवाज आती है और कॉल कट हो जाता है। तो हीजू फिर से कॉल ट्राई करती है लेकिन उसका फोन अनरीचेबल आ रहा था, इसीलिए वो घर चली आती है और घर पे साउन को ढूंढने लगती है लेकिन उसे साउन घर में नहीं मिलता। तो वो फिर से उसका कॉल ट्राई करती है लेकिन फोन उसका अब भी अनरीचेबल आ रहा था। तो वो वहीं उसके आने का वेट करते हुए बैठे बैठे सो जाती है। पर सुबह उसका टीवी में उसे न्यूज मिलती है कि साउन का ऑफिस जिस बिल्डिंग में है वहाँ पे कल रात को उसमें एक ब्लास्ट हुआ है और जिस मास्क पहने बंदे ने ये किया है उसका सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया जाता है। इसके साथ रिपोर्टर एक धमकी भरा कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाते हैं जो कि वही कॉल रिकॉर्डिंग था जो कि उस असली किडनैपर ने साउन को धमकाते हुए कहा था कि मैं इसे मार दूंगा, तुम्हारे पास कल तक का टाइम है या तो मुझे 2 बिलियन वॉन दो वरना मैं मार दूंगा। बस इतना ही रिकॉर्डिंग रिपोर्टर्स को दी गई थी। अब ये सुनकर हीजू तो डर जाती है क्योंकि ये बातें तो किडनैपर के फोन से कहा गया था जो कि इस वक्त हीजू के पास है। तभी यहाँ पे साउन आ जाता है जिसकी हालत खराब थी, उसके कपड़े खराब हो गए थे, कपड़े पे खून लगा था। वो डायरेक्टली हीजू के पास आता है और उसे डाइनिंग टेबल पे बिठाकर कहता है कि कुछ दिन से जो भी हो रहा है उसका कोई सेंस नहीं बन रहा, हीजू के बारे में कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं नहीं जानता, पर सच्चाई क्या है ये मुझे पता करना है, इसलिए कोऑपरेट करो। ये बोलकर उसकी ड्रेस हटाने लग जाता है। हीजू उसका हाथ पकड़ के रोकती है पर साउन कहता है कि तुम खुद हटाओगी या मैं करूँ। अब उसे ऐसे देखकर हीजू तो बहुत घबराने लगती है। इसके साथ ही हमें 3 साल पहले का एक सीन दिखाया जाता है। साउन की शादी होने की एक रात पहले ईना ने साउन को शादी कैंसिल करने की धमकी दी थी वरना वो साउन की फैमिली के सीक्रेट्स को रिवील कर देगी। ये देखकर साउन ने उससे पूछा था कि क्या सच में हीजू की शादी जोंगहवा फैमिली के बेटे से हो रही है। ईना ने कहा था हाँ, पर वो आदमी बहुत घटिया है, लेकिन हीजू की माँ वो कमी नहीं है जो अपने फायदे के लिए हीजू को उस आदमी को बेच सकती है। जो देखकर साउन ने कहा था कि शादी कल ही होगी पर मेरी दुल्हन तुम नहीं तुम्हारी बहन होगी। इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पे खत्म होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।